नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम क्या है। अगर आपको जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां पर जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं और जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में डिटेल में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम का सेकेंड पार्ट जो है वो पार्ट है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो आज हम यही समझेंगे कि इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है, इसे पोर्टल पे जाके किस तरह से डेटा अपलोड करना है और दोस्तों इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट किस तरह से किया जाता है। आपको पोर्टल पे जाकर भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम पेमेंट करेंगे, किस तरह से इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करके हम इनवॉइसेस अपलोड करेंगे। ये सारी चीजें आज सर हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, कुछ भी मिस मत करना दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो और जीएसटी के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे दोस्तों सबसे पहले तो कि आईएफएफ यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है। इसके बाद हम दोस्तों समझेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। थर्ड हम समझेंगे जीएसटी पोर्टल पे जाके हम पेमेंट हमें किस तरह से करना है, कौन से चालान में करना है। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे व्हाट डेटा टू बी अपलोडेड ऑन पोर्टल, यानी पोर्टल पे हमें कौन सा डेटा अपलोड करना है, यानी कौन से इनवॉइसेस अपलोड करने हैं, क्रेडिट नोट अपलोड करने हैं। क्या हम ये भी समझेंगे क्या हम इसे अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कैन आई फाइल आफ्टर ड्यू डेट, यानी इसका जो सब नेक्स्ट मंथ होता है या सक्सेडिंग मंथ होता है उसका 13 जो डेट होता है उस डेट को हमें ये रिटर्न फाइल करना होता है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है इसमें डेटा जाके अपलोड करना होता है। लेकिन क्या हम 13 के बाद भी डेटा अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं क्या हम इसके अंदर डेटा सेव करके रख सकते हैं, क्या हम सेव किया हुआ डेटा डिलीट कर सकते हैं और फिर से डेटा अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे अगर इस रिटर्न को हम फाइल नहीं करते तो इसके लिए क्या हमें कोई लेट फीस या पेनल्टीज लगेगी या नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम समझेंगे दोस्तों कैन आई अपलोड इनवॉइसेस आफ्टर आईएफएफ इज सबमिटेड, यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जब डेटा अपलोड हो जाएगा, अपलोड करने के बाद हम जैसे नॉर्मली कोई भी रिटर्न फाइल करते तो पहले हम सबमिट करते हैं और उसके बाद हम फाइल करते हैं। तो एक बार मैंने सबमिट कर दिया तो उसके बाद हम फिर से अपलोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है और क्यों इंपॉर्टेंट, अगर है तो क्यों है। तो दोस्तों इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये चीज मिस मत करना, अदरवाइज दोस्तों इससे आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपके बिजनेस के साथ। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे IFF डेटा टू बी अपलोडेड इन GSTR1 अगेन और नॉट, यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में एक बार मैंने डेटा अपलोड कर दिया उसके बाद फिर से डेटा हमें अपलोड करना है GSTR1 में भी जाके या वो ऑटो पॉपुलेट होके आ सकता है। तो दोस्तों ये भी समझेंगे। तो सब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज IFF। तो दोस्तों IFF क्या है कि जिस तरह से हम GSTR1 में जाके डेटा अपलोड करते थे, बस आप समझ लीजिए एक तरह से ये GSTR1 का ही पार्ट है। बट इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको जैसे GSTR1 में हम क्या करते हैं, हम दो तरीके के इनवॉइसेस या क्रेडिट नोट्स अपलोड करते हैं। एक होता है हमारा रजिस्टर्ड कस्टमर का, जो हम रजिस्टर्ड कस्टमर को बिल करते हैं, और एक होता है दोस्तों जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर को बिल करते हैं। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आपको सिर्फ जो रजिस्टर्ड कस्टमर है उन्हीं के बिल अपलोड करने होते हैं।
तो इसका मतलब जो भी मेरे B2B सप्लाईज है, यानी जो रजिस्टर्ड सप्लाईज है, उन्हीं को जो भी मैंने इनवॉइसेस रेज किए, वो इनवॉइसेस, उस इनवॉइसेस के अगेंस्ट अगर कोई क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स है, तो वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वो हमें जाके अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में कौन डेटा अपलोड करेगा? तो अगर आपने क्वार्टरली फाइलिंग का फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया हुआ है अंडर QRMP स्कीम, तो आपको जाके इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। और कौन से पीरियड के अपलोड करेंगे दोस्तों? तो हम अपलोड करेंगे फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। इसका मतलब अगर मेरा क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, तो इसका मतलब मैं जनवरी का इनवॉइसेस अपलोड करूंगा फेब 13 फेब को, या उस 13 फेब से पहले, और फेब्रुवरी का इनवॉइसेस अपलोड करूंगा 13 मार्च, 13 मार्च से पहले। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइसेस अपलोड करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो दोस्तों इसमें कहीं पे भी आपको मैंडेटरी नहीं है, यानी ये चीज टोटली आपके लिए ऑप्शनल है। यानी आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन इसको करेंगे तो क्या फायदा है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा नुकसान होगा, इसके बारे में भी हम समझेंगे आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फाइल नहीं करते हो तो आपको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई डिपार्टमेंट आपको आके नहीं बोलेगा आपने ये क्यों नहीं फाइल किया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम समझते हैं कि इसका पेमेंट हमें किस तरह से करना है। तो दोस्तों आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आप QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलता है फिक्स सम मेथड का, और दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है सेल्फ असेसमेंट मेथड का। तो फिक्स सम मेथड में क्या है कि जो भी आपका लास्ट क्वार्टर है, उस लास्ट क्वार्टर में आपने जो भी अमाउंट एज अ कैश में पे किया होगा GST लाइबिलिटी, उसका 35% जो टैक्स अमाउंट होगा वो ऑटो कैलकुलेट होके पोर्टल से आपको चालान क्रिएट होके आ जाएगा। ये कैसे होके आएगा इसके बारे में भी हम आपको पोर्टल से दिखाएंगे। और ये चालान आपको कौन से फॉर्म में क्रिएट करना है? ये आपको क्रिएट करना है PMT06 फॉर्म में। तो PMT06 ये चालान का नंबर है, उस चालान में जाके हमें क्रिएट करना है। ये हम आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको किस तरह से करना है। तो हम समझते हैं दोस्तों सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या है दोस्तों? या सेल्फ असेसमेंट मेथड जैसे कि आप नॉर्मली हमेशा टैक्स कैलकुलेट करते आए हो, बस उसी तरह से आपको पेमेंट करना है। यानी कि जो भी आपका एक्चुअल लायबिलिटी है, उस एक्चुअल लायबिलिटी को आपको कंसिडर करना है, और उसके सामने जो भी आपका इनपुट क्रेडिट हो। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, जो भी आप इनपुट क्रेडिट लोगे वो इंश्योर कर लेना कि वो आपके GST या 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। उसके बाद आपको जो भी आपकी लायबिलिटी है उसके सामने उतना क्रेडिट आपको एडजस्ट करना है, और जो भी रिमेनिंग अगर कुछ कैश पेमेंट आता है तो वो आपको कैश पेमेंट करना है। बाकी इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में समझा हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसमें पोर्टल पे हमें क्या क्या डेटा अपलोड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो पोर्टल पे आपको सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर्स है, इनको जो हमने बिलिंग किया हुआ है, या क्रेडिट नोट किया है या डेबिट नोट किया है, बस वही चीज़ें हमें अपलोड करनी। इसका मतलब हम क्या अपलोड करें? हम अपलोड करेंगे B2B, उसके बाद हम अपलोड करेंगे क्रेडिट नोट्स, तो उसे हम बोलते हैं CDNR। ठीक है, अभी जो भी मेरा B2B मैंने अपलोड किया है, अगर इस B2B को मुझे कहीं पे जाके सपोज कोई गलत मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको मुझे अगर ठीक करना है, तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है B2B है, यानी B2B अमेंडमेंट। और अगर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को सही करना है तो उसके लिए क्या दिया हुआ है? CDNR है, यानी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अमेंडमेंट। तो यहाँ पे जाके हम जो भी लास्ट जो हमारे अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अगर हमें सही करना है तो यहाँ पे जाके हम सही कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, आप अमेंडमेंट सिर्फ वन टाइम कर सकते हो, सेकेंड टाइम अगर अपने अमेंडमेंट में भी गलती कर दिया फिर से उसको अमेंड नहीं कर सकते। बाकी ये पोर्टल पे जाके भी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से पोर्टल पे ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कहाँ पर होता है और इसे किस तरह से किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्या हम जी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो मेरा रिटर्न है, इसे हम ड्यू डेट के बाद, यानी ड्यू डेट क्या है इसका, जो भी सक्सीडिंग या नेक्स्ट मंथ होगा उसका 13,
तो क्या हम 13 के बाद फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखो दोस्तों, इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है रिटर्न आप सबमिट करते हो और दूसरा होता है रिटर्न आप फाइल करते हो। तो अगर आपने सबमिट ही नहीं किया है रिटर्न, तो आप 13 के बाद सबमिट नहीं कर सकते और ना ही फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आपने 13 से पहले रिटर्न सबमिट करके रखा हुआ है, फाइल नहीं किया है, तो इन दैट केस आप उस रिटर्न को 13 के बाद भी जाके फाइल कर सकते हो। तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको 13 से पहले रिटर्न सबमिट करना है। अगर आप 13 तक सबमिट नहीं करते हो तो उसके बाद आप रिटर्न सबमिट भी नहीं कर सकते और फाइल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्या हम इसमें डेटा सेव करके रख सकते हैं या क्या हम इसमें डेटा जो भी हमारा है उसको डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप इसमें कंटिन्यूअसली 1 तारीख को ये फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाता है नेक्स्ट मंथ के। तो 1 तारीख से 13 तारीख तक आप आपका जो भी डेटा है या जो भी इन्वॉइसेस है वो सारे इन्वॉइसेस आप इसमें अपलोड करके रख सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कहीं पे लगता है कि नहीं ये कुछ तो अपलोडिंग में गलत हुआ है या बहुत सारा चीज गलत है और आपको सारा अगर डिलीट करना है डेटा, तो उसके लिए आपको पोर्टल पे रीसेट का बटन दिखाई देगा। तो ये रीसेट का बटन आपको प्रेस यहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका सारा डेटा रिमूव हो जाएगा और फिर से आप री अपलोड कर सकते हो डेटा। तो डेटा अपलोड करने के लिए आपके पास ऑफलाइन टूल का भी ऑप्शन होता है और आप मैन्युअली डायरेक्टली जाके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके भी डेटा अपलोड कर सकते हो। तो जैसे आप GSTR1 का डेटा अगर अपलोड करते हो ऑफलाइन टूल का यूज करके, तो उसी तरह आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का भी डेटा अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आपको जो भी अपना ऑफलाइन यूटिलिटी है वो पोर्टल पे जाके फिर से आपको डाउनलोड करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम समझते हैं क्या इस पे कोई लेट फीस पेनल्टी एप्लीकेबल है या नहीं। तो दोस्तों ये रिटर्न फाइल करना कोई मैंडेटरी है नहीं, ये तो एक ऑप्शनल है। तो इसलिए ये ऑप्शनल होने के कारण इस पे कोई भी लेट फी या पेनल्टी कुछ भी एप्लीकेबल होगा नहीं। नेक्स्ट हम समझते हैं कैन आई अपलोड इनवॉइसेस आफ्टर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज सबमिटेड। तो दोस्तों एक बार आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो तो समझ लो आपका जो भी डेटा है वो सारा डेटा लॉक हो गया या फ्रीज हो गया। तो उसके बाद दोस्तों आप कोई भी इनवॉइस या क्रेडिट नोट डेबिट नोट कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते। और साथ ही दोस्तों आप इस डेटा को रीसेट भी नहीं कर सकते अगर आपने रिटर्न को सबमिट करके रखा है तो। नेक्स्ट हम समझते हैं तो दोस्तों व्हाई इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज इम्पोर्टेंट टू फाइल। तो दोस्तों इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको पता है जो कि ऑप्शनल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिकॉज ये ऑप्शनल दिया है तो हम इसको छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों ये चीज डायरेक्टली रिलेट करेगी आपके बिजनेस के साथ। क्यों रिलेट करेगी दोस्तों? तो दोस्तों अगर आपने जो रिसेंट बजट 2021 अगर आप देखोगे तो उसमें एक नया क्लॉज इंसर्ट किया हुआ है। क्या क्लॉज इंसर्ट किया है दोस्तों? उसमें लिखा है input credit on invoices or debit note may be availed only when the details of such invoices or debit note have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो भी आप इनवॉइस आपके कस्टमर को रेज कर रहे हैं, तो आपके कस्टमर को उस इनवॉइस का क्रेडिट सिर्फ तब मिलेगा जब वो इनवॉइसेस बाय द सप्लायर यानी आपने जो भी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है। तो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका फॉर्म GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो आप GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जाके अगर डेटा अपलोड करते हो तो ही आपके कस्टमर को उसका क्रेडिट मिलेगा। तो दोस्तों अभी क्या होगा, अगर आपने ये सोच लिया कि चलो भाई ये ऑप्शनल फील्ड है, इसमें डेटा अपलोड नहीं करना है, इससे क्या होगा? तो दोस्तों आपके कस्टमर के GSTR 2A में या 2B में इनपुट क्रेडिट फ्लो नहीं होगा, और अगर वो इनपुट क्रेडिट फ्लो नहीं होगा तो उसका क्रेडिट वो ले नहीं पाएगा। इससे होगा क्या, आपका कस्टमर आपका जो भी उस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट है, ये हो सकता है कि वो कस्टमर उस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट होल्ड कर दे। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप डायरेक्ट GSTR1 में डेटा अपलोड करोगे तो समझ लो दोस्तों आप
क्वार्टरली जो भी आपका रिटर्न है जैन टू मार्च, तो इसको आप सबमिट कब करोगे, GSTR 1 को आप करोगे अप्रैल में। तो अगर आप अप्रैल में जाते हो तो समझ लीजिए आपका अप्रैल में जब भी डेटा अपलोड होगा, ये डेटा आप अपलोड करोगे 11 को, और 11 के बाद वो उसके 2A में या 2B में रिफ्लेक्ट होगा कस्टमर के, तो उतना पीरियड तक आपका पेमेंट समझ लो होल्ड हो सकता है। तो इससे इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है आपके बिजनेस पे। अगर आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइसेस अपलोड कर दोगे तो आपके कस्टमर को क्रेडिट भी मिल जाएगा और वो आपका पेमेंट भी होल्ड नहीं करेगा। सो इससे आपका जो पैसा है वो भी आपको, इनवॉइस का जो भी आपका पैसा है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट दोस्तों हम समझते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो डेटा हमने अपलोड किया है, क्या यह डेटा हमें GSTR 1 में फिर से अपलोड करना होगा या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। जो भी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में हमने डेटा अपलोड करके रखा हुआ है वो डेटा ऑटोमेटिकली GSTR 1 में फ्लो हो जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में फर्स्ट और सेकेंड मंथ का डेटा अपलोड करते हो तो फर्स्ट और सेकेंड मंथ का डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, GSTR 1 में। तो अभी आपको GSTR 1 में डेटा जो भी अपलोड करना होगा कब का, वो आपको सिर्फ थर्ड मंथ का डेटा अपलोड करना होगा। थर्ड मंथ के लिए आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में नहीं जाना है। तो दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि GST पोर्टल पे कहाँ पर जाके हमें इनवॉइसेस अपलोड करने हैं GST इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में। तो दोस्तों GST पोर्टल पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जाके हमें इनवॉइसेस किस तरह से अपलोड करने हैं ये हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको तो आना है फाइल रिटर्न्स में, जैसे आप नॉर्मली GSTR 1 या 3B रिटर्न फाइल करने के लिए आते हो। यहाँ पे आ जाता है आपका फिनेंशियल ईयर, यहाँ पे आ जाता है आपका पीरियड। तो आपका पीरियड क्या है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ जनवरी, और इसको हम करते हैं सर्च। तो जैसे आप सर्च करोगे आप देख सकते हो दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको एक नया टेबल दिख रहा होगा। ये टेबल क्या है, ये टेबल है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए हमें अवेलेबल करके दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और इसके नीचे क्या लिखा है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और उसके नीचे और एक दिया हुआ है ऑप्शनल। इसके आगे इसका क्या दिया हुआ है, एंड डेट। एंड डेट 13 फेब। एंड डेट का मतलब क्या है कि 13 के बाद इस ये फॉर्म लॉक हो जाएगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने फाइल उसके पहले कर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आप ना डेटा उसमें सबमिट कर पाओगे ना फाइल कर पाओगे। तो इसमें नीचे दिए दो ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है प्रिपेयर ऑनलाइन, आप देख सकते हो, और दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है प्रिपेयर ऑफलाइन। तो प्रिपेयर ऑफलाइन यानी क्या हो गया कि आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू डेटा जाके आपको अपलोड करना है, जैसे कि आप GSTR 1 का करते हो। तो इसके लिए दोस्तों आप जो भी आपका ऑफलाइन यूटिलिटी का टूल है उसे आप फिर से आप डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको टेम्पलेट मिलेगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए। उस टेम्पलेट में आपको डेटा फिल करना है और उस टेम्पलेट को आपको वहाँ पे जाके अपलोड करना है। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो दोस्तों आप कमेंट में लिख के बताइएगा, तो आप उसका भी वीडियो आपके लिए बना के दे देंगे। अभी हम देखते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे, तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें, यहाँ पे हमें दिखा रहा है फॉर्म 4A। तो दोस्तों फॉर्म 4A यानी क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए B2B इनवॉइसेस। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड क्या फॉर्म दिया हुआ है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स। तो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी B2B इनवॉइस के अगेंस्ट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसके आप देख सकते हो अमेंडमेंट ऑफ B2B इनवॉइसेस, और अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाते हैं B2B में, इसमें क्लिक कर देता हूँ मैं। इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है ऐड डिटेल्स में। तो ऐड डिटेल्स में आप जाओगे, तो जैसे हम ऐड डिटेल्स पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपका इनवॉइस डीम एक्सपोर्ट है, अगर आपका सप्लाई एड्रैक रिवर्स चार्ज है, तो जो जैसे कि GSTR 1 में होगा, अब यहाँ पे कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा, सेम टू सेम आपका GSTR 1 है। तो सेम टू सेम आपको जैसे GSTR 1 में आप करते थे उसी तरह से यहाँ पे करना है। रिसीवर GST आप यहाँ पे डालोगे, उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका इनवॉइस डेट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ पे आपका आ जाएगा इनवॉइस वैल्यू, और आप कर दोगे इसे सेव। तो चलिए मैं अभी तो कुछ डिटेल्स नहीं डालूंगा, मैं इसे बैक कर देता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ से हम बैक कर देते हैं।
सेम वे आपको क्रेडिट नोट का भी डालना है। आप क्रेडिट नोट में क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, ऐड डिटेल्स, और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स डालने हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं बैक। अगर आपका कोई पुराना इनवॉइस है उसे आपको अमेंड करना है तो आप यहाँ पे जाओगे, अमेंडमेंट ऑफ B2B, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और जो भी आपका इनवॉइस नंबर है उस टाइम का, वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर डाल दो और इसको अमेंड कर लो, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ आपको एरर आ जाएगा। आपको एग्जैक्ट सेम नंबर डालना है, तो ही यहाँ पे आपको अमेंड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से करना है आपको बैक, ठीक है। इसी तरह से जब भी आपका डेटा क्रिएट हो, आप जो भी आपका डेटा आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको जनरेट IIF समरी। तो जैसे जैसे कि आप GSTR1 में करते हो सेम वे इसी तरह से करना है। इसमें भी सेम, जैसे GSTR1 में हमें एक बार आप जनरेट कर देते हो समरी, उसके बाद 10 मिनट्स तक आप जनरेट नहीं कर पाते हो, फिर से आपको 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। तो सेम वे यहाँ पर भी है। समरी जनरेट होने के बाद यहाँ पे अमाउंट पॉपुलेट हो जाएगी आपके इस बॉक्सेस में। वो अमाउंट अगर आपके सारे मैच हो जाते हैं, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आई एक्नॉलेज दैट डिक्लेरेशन जो भी है यहाँ पे टिक करोगे। टिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट बटन आपका एनेबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे जाके क्लिक कर देना। एक बार आपका रिटर्न सबमिट हो जाए, उसके बाद अगर आप 13 तारीख से पहले सबमिट करते हो, जैसे मैंने बताया था आप 13 तारीख से पहले सबमिट करके रखते हो, और फाइल तो आप 13 के बाद भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर 13 तारीख तक अगर आप इसमें सबमिट नहीं करते हो, तो उसके बाद आप इस रिटर्न को ना ही सबमिट कर पाओगे ना ही फाइल कर पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना, आपको 13 तारीख से पहले डिटेल्स अपलोड कर देना है और उसे सबमिट कर देना है, सो दैट आपका जो भी कस्टमर है उस कस्टमर को उसका जो भी इनपुट क्रेडिट है वो फॉर्म GSTR2A में रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ GST का पेमेंट हमें किस तरह से करना है। तो GST पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे सर्विसेज, उसके बाद हम आएंगे पेमेंट्स, और पेमेंट में आने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट चालान। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रिएट चालान का ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट चालान्स पे। जैसे आप क्रिएट चालान्स पे क्लिक कर दोगे, आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। क्या फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक ऑप्शन हमारे लिए क्या है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, और दूसरा ऑप्शन क्या है, एनी अदर पेमेंट। तो आपको कोई भी और अगर अदर पेमेंट करना है तो आप क्या करोगे, एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपको QRMP स्कीम के अंडर मंथली पेमेंट करना है तो आप क्या करोगे, मंथली पेमेंट अंडर QRMP रिटर्न। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे टिक करते हो, आप देखो यहाँ पे नीचे अभी हमें और ऑप्शंस में दिखाई देंगे। इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, पीरियड। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो भी है वो आपका सिलेक्ट करोगे, जैसे 21, और पेमेंट अगर हमें जनवरी मंथ का करना है तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी, जो भी मंथ यहाँ पे लेना है। इसके बाद आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, चलान टाइप। तो चलान टाइप यानी क्या है कि जैसे QRMP स्कीम में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास होता है, या तो आप 35% का पेमेंट कर दो, जो भी आपने लास्ट क्वार्टर में पेमेंट किया उसका 35% अमाउंट आप पे कर दो, या आप क्या करोगे, या सेकेंड आपको ऑप्शन मिलता है आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जाओगे। तो जो भी मेथड आपके लिए सूटेबल है आप उस मेथड से जा सकते हो। जैसे आपको 35% में जाना है तो आप 35% सिलेक्ट कर दीजिए, और आपको क्या करना है, यहाँ उसके बाद आके यहाँ पे आना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। और अगर आपको सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाना है तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए, या आप उसके बाद आप जाओगे प्रोसीड पे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल वे है। इसी तरह से आप जाओ प्रोसीड पे, जैसे क्लिक करोगे आपका चालान जो है वो सामने आपको चालान पेज पे आ जाएगा, जैसे आप हमेशा चालान क्रिएट करते हो। 35% के केस में आप जाओगे तो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जाओगे तो आपका जो भी अमाउंट है वो आपको मैनुअली जाके वहाँ पे पंच करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी था। पेमेंट करते समय एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जो भी हमारा इनपुट क्रेडिट का कैश लेजर बैलेंस है, क्रेडिट लेजर बैलेंस, वो कहाँ पे दिखता है आपको कहाँ जाना है, सर्विसेज, उसके बाद लेजर, और यहाँ पे होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है वो अगर आपके पास जो भी आपका लाइबिलिटी आ रहा है, से एग्जाम्पल आपका 10 रुपीज़ का लाइबिलिटी है और आपके पास फॉर द मंथ का क्रेडिट 2 रुपीज़ का है, और अगर आप चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस मेथड पे जाते हो
तो आपको लाइबिलिटी पे कितना करना होता है, 8 रुपीज़। जैसे 2 रुपीज़ का आपका क्रेडिट आ रहा है, 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 8 रुपीज़ आपको कैश में पे करना है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 10 रुपीज़ है ऑलरेडी, तो आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं। या सपोज आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एग्जांपल ले लो 6 रुपीज़ है, तो इसका मतलब आपको लाइबिलिटी पे करना है 8 रुपीज़, आपके पास 6 रुपीज़ ऑलरेडी क्रेडिट लेजर में है, तो आपको पे कितना करना होगा, ओनली 2 रुपीज़। तो इस तरह से हमें पेमेंट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, इसमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है, इसमें डेटा किस तरह से अपलोड करना होता है, कब अपलोड करना होता है, इसके अलावा इसमें पेमेंट कब करना है, किस तरह से करना है। अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज दीजिए, हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।